मार फटास हम ठीक कर देंगे, समझ गए। पढ़ना है बढ़िया से पढ़िए। 19 से 25 क्या 19 से 25 क्या बोल रहे हैं आप? 1925 कौन ग्रह से आई है? यू मंगल ग्रह से आई है। मार फटास हम ठीक कर देंगे, पढ़ना सिखा देंगे, नहीं तो भगा देंगे। चलिए हो गया, सब चीज लाइव हो गया। देखिए आइएगा, आइएगा भाई जी लोग, ऑनलाइन वाले लोग सब भी देखते रहिएगा, देख लीजिए। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ये रहे, कम नहीं रहे। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है। बड़ी बदमाश है लेकिन जो के सुनते हैं कि शनिवार को आप लोग विद्रोह कर दिए थे, हो पता चला हमको। ठीक है, हाँ आप लोग का कोई गलती नहीं था, हमको हम सब चीज पता किए, तो आप लोग का कोई गलती नहीं था। पता नहीं अब देखिए होता क्या है जानते हैं, एक बात हम आपको बताते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब सब दिन एक ही काम करना है, मतलब वही चीज, वही अकबर बाबर, वही एसिड बेस साल्ट, वही H2SO4, समझे। तो कभी कभी हम लोगों का भी मन करता है नहीं पढ़ाने का, लेकिन हमको अगर मन करता है ना फिर भी हम पढ़ाते हैं, समझे। लेकिन बिट्टू सर का अगर मन कर गया यहाँ पे आने के बाद भी कि नहीं पढ़ाएंगे तो चले जाते हैं, समझे। तो बिट्टू सर का क्लास जो है ना थोड़ा बहुत कभी काल डिस्टर्ब रह सकता है बोले हैं, जो भी वो कभी काल हो सकता है। और जानते हैं पिछला सप्ताह हम किसी फाउंडेशन बैच में बैच नहीं लिए, आपको ये बात मालूम है? पिछला सप्ताह हम किसी फाउंडेशन बैच में बैच नहीं लिए, लेकिन हम आपके बैच में बैच लिए। मेरा बैच हुआ है ना जी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको हर जगह कहीं भी आप पढ़िएगा ना, मुश्किल से 1 घंटा का क्लास होता है, हम आपको 2 घंटा का क्लास रखते हैं, समझ गए। और बहुत जल्दी जो है दूसरा सीरी बनाने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, ठीक है। आपका दिक्कत है, दिक्कत तो है ही, लेकिन देखिए सब चीज मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरा ये अपना बिल्डिंग नहीं है कि मेरे हाथ में हर चीज है कि हम सुबह होते होते हर चीज कर देंगे, समझे। तो हर चीज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं दूसरा सीरी बनवाने का। और तीसरी बात यह है कि जो है तीसरी बात क्या है? तीसरी बात कुछ नहीं है, तीसरी बात यह है कि हम लोगों को पढ़ना है, और क्या है, विद्रोह नहीं करना है। विद्रोह करना गलत बात है, अब कभी काल होता है। और जो है आपको आपके बैच में तो, और अगली बात ये हम बताना चाह रहे थे कि कहीं भी जाइएगा सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं अगर इस प्रकार का विद्रोह आगे भी हुआ तो फिर बैच को ही 5 दिन ही कर देंगे, ठीक है, 5 दिन ही कर देंगे, समझे। अब आप लोग विद्रोह कर देते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो 5 दिन ही कर देंगे, और क्या, 5 दिन ही पढ़ाएंगे। देखिए देखिए जानते हैं मकसद क्या है? देखिए और लोगों के मकसद से हटकर मेरा मकसद है। हर किसी का मकसद अपना अपना होता है, हर किसी के विषय में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने विषय में जानते हैं, हम अपने संस्थान के विषय में जानते हैं। देखिए हमको किसी भी बात का कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप को उस प्रकार का बना लिए हैं। कोई हमको गाली भी दे देता है, हमको नहीं दुख होता है, समझे। और दूसरी बात यह है कि फसल हम बोए हैं, काट कोई और रहा है, तो उससे भी हमें कोई दुख नहीं है। कोई ना कोई फसल काट तो रहा है ना, बस हो गया, ठीक है। तो बात यह है कि सही से पढ़िए, थोड़ा बहुत दिक्कत है, हम दिक्कत को समझ रहे हैं, प्रयास में है आपकी दिक्कत को हम दूर करें। आते हैं, संविधान सभा नामक चैप्टर आपका समाप्त हो गया था, और हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप किए थे, बना होगा बहुत सारा, और कुछ क्वेश्चन आपका नहीं भी बना हो, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, तो क्वेश्चन को पहले देख ले या थोड़ा बहुत पहले पढ़ ले, क्या विचार? लास्ट में
लास्ट में क्वेश्चन को देख लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ ले अभी हम लोग। चलिए, तो किसमें नहीं लिखा है? अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, वो क्वेश्चन में है, वहां पे मरवा देंगे, क्वेश्चन में है, ठीक है, क्वेश्चन करवा देंगे, एकदम करवाएंगे, ठीक है। नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, अगला चैप्टर है आपका ये। और आप एक बात सलाह देना चाहते हैं, आप जब कोई भी चैप्टर खत्म करते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना, आप थोड़ा सा जगह छोड़ दिया कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही कहीं कोई बुक पढ़े, हो सकता है संविधान सभा का कोई बढ़िया पॉइंट आपको मिल गया, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझे। तो इसी वजह से हर चैप्टर के समाप्त होने के बाद जो है ना, थोड़ा सा जगह आपको छोड़ देना है, ठीक है। आइएगा आप, तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता। छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता, आइएगा देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब आप कहिएगा यह कैसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारतीय संविधान को एक तरफ रख दीजिए और दूसरे तरफ विश्व के अन्य देशों के संविधान को रखिए। जैसे कि आप अमेरिका के संविधान को रखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को रखिए, फिर आप चीन के संविधान को रखिए, फिर आप कनाडा के संविधान को रखिए, कनाडा के संविधान को रखिए, इत्यादि इत्यादि। भारतीय संविधान में जहां एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद, लेकिन वहीं अमेरिका के संविधान में मूल तौर पर मात्र 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मूल तौर पर 128 अनुच्छेद, 128 अनुच्छेद, चीन के संविधान में मूल तौर पर 138 अनुच्छेद और कनाडा के संविधान में मूल तौर पर 147 अनुच्छेद, 147 अनुच्छेद। तथा विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान को आप देखिए, कोई भी देश, समझे, कोई भी देश, अगर आप उसके संविधान को पढ़ेंगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि उन देशों के संविधान में अप्रॉक्स में 200 से ज्यादा अनुच्छेद किसी भी देश के संविधान में नहीं है, 200 से ज्यादा अनुच्छेद। लेकिन वहीं भारत के संविधान में देखिए 395, यानी लगभग में 400, और आज के डेट में 450 से भी ज्यादा हो गया, 450 से भी ज्यादा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में सिर्फ एक संविधान है और पूरे विश्व में जानते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 51 गो संविधान है, 51 संविधान है। अमेरिका पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर 51 संविधान है। जैसे अपना भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है,
अपना भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है, वैसे ही जो अमेरिका है वह 50 राज्यों से मिलकर बना है। 50 राज्य से मिलकर बना है। तो जो 50 राज्य है अमेरिका में, उसका अपना अलग अलग संविधान है, उसका अपना अलग अलग संविधान है। हर राज्य का अपना अलग अलग संविधान। 50 राज्य मतलब 50 संविधान। हाँ, एगो पूरा अमेरिका के लिए है, एगो पूरा अमेरिका के लिए है। तो 50 गो राज्य के लिए 50 संविधान, एगो पूरा अमेरिका के लिए 50 + 1 51 हो गया। अमेरिका में 51 गो संविधान है। तो पहली ये है। दूसरी विशेषता ये है कि भारत में आप त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को देखेंगे। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। पूरे विश्व के विषय में आप पता लगा लीजिए, पूरे विश्व, आपको कोई भी देश नहीं मिलेगा जहां पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। किसी भी देश में 2 स्तरीय शासन प्रणाली या 1 स्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। 2 स्तरीय शासन प्रणाली या 1 स्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। 2 स्तरीय या 1 स्तरीय। कहीं पर आपको पता चलेगा कि केंद्र और राज्य है, कहीं पर आपको पता चलेगा सिर्फ केंद्र है। केंद्र ही सर्वे सर्वा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र भी है और राज्य भी है और पंचायती राज भी है। भारत में कुछ अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ अधिकार राज्य सरकार को है और कुछ अधिकार पंचायती राज्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसे है। पूरे विश्व के भीतर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। यह भारतीय संविधान की अगली विशेषता। फिर आपको भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है वह यह है कि जो भारत का संविधान है वह वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। वयस्क मताधिकार। जब भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 326 में, आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है। और भारत में शुरुआती दौर में यह मान्यता था कि 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान कर सकेंगे, चाहे वह किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, समझ गए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। देखिए, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, सबसे कम उम्र में। और जब ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे तो उस समय इनका उम्र 40 वर्ष के आसपास था, मात्र 40 वर्ष। और उस उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और सुंदर भी थे, समझ गए। चॉकलेटी बॉय के नाम से जाने जाते थे राजीव गांधी। अब देखिएगा, आपको राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 1984 से 1989 तक रहे और राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाला में आया था। बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी का नाम आया। ये घोटाला है जैसे कि मान लीजिए कि चारा घोटाला, लालू यादव है ना, वो फंसा हुआ जेल में बंद है ना, वैसे ही बोफोर्स घोटाला है, समझिएगा। बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी का नाम आया। और जब बोफोर्स घोटाला में, जैसे मोदी जी का नाम आ रहा है राफेल घोटाला में, मोदी जी जब तक विपक्ष में नहीं जाएंगे तब तक राफेल घोटाला का उजागर नहीं हो सकता है। जब तक लोग सत्ता में है ना, तब तक वो अपने
हर पाप को दबा के रखता है, लेकिन जैसे ही वह विपक्ष में जाता है ना, तो उसका सब पाप खुलने लगता है कि कार्यकाल के दौरान कौन कौन पाप ही किया था। समझ रहे हैं? तो मोदी जी भी जब विपक्ष में जाएंगे ना, तब पता चलेगा मोदी जी क्या किए क्या नहीं किए, बेहतर प्रधानमंत्री हैं या कैसे प्रधानमंत्री हैं। किन्हीं के भी कार्य की समीक्षा उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही हो सकती है। तो बोफोर्स घोटाला में इनका नाम आ गया, और जब बोफोर्स घोटाला में इनका नाम आ गया तो पता चल गया कि अब जो है आगे हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है। तो इनके सलाहकार ने दिमाग दिया कि आप युवाओं के बीच लोकप्रिय है, युवा आपको चाहते हैं अभी भी, और युवा को अभी उतना ज्यादा बहुत ज्यादा बोफोर्स घोटाला समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा किया जाए, मतदान की आयु को ही घटा देते हैं। मतदान की आयु को घटा देंगे, युवा मतदान आपके पक्ष में करेंगे, हो सकता है आप जीत जाए। इसी को लेकर के यह काम राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी राजीव गांधी की सरकार चली गई, नहीं बच पाई। तो ये विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। अगली भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि जो भारत का संविधान है वह न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित करता है। जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, सर्वोच्च है। भारत की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। और वैसे देश, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे देश जहां की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है उसे सामान्यतः संघीय शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। तो क्या भारत को हम संघीय शासन प्रणाली वाला देश कह सकते हैं? कह सकते हैं, हाँ या ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत टेक्निकल शब्द है, उस चीज को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? एगो होता है संघात्मक, एगो होता है एकात्मक, और एगो होता है परिसंघात्मक। समझ गए? तो इस चीज को आप समझिए, और उसके बाद जानते हैं भारत को अगर आप पढ़ेंगे ना तो भारत एक अजीब प्रकृति वाला देश है। भारत को ऐसे ही अनेकताओं में एकता का देश नहीं कहा जाता है। बहुत सारे कारण है जिस वजह से भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। जानते हैं, जैसे अमेरिका पूरा संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, ब्रिटेन पूरा एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन भारत ना संघात्मक है पूरा, ना एकात्मक है पूरा। कुछ संघात्मक के गुण भी मौजूद है, कुछ एकात्मक के गुण भी मौजूद है। तो भारत जो है ना एकदम बीच में आता है। समझ गए? भारत को आप किसी खास कैटेगरी में एकदम एडजेक्ट स्पष्टता पूर्वक नहीं रख सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो हमारे संविधान बनाने वाले थे ना, उसमें अधिक वकीले था, और वकील का मतलब क्या होता है? बकथोथन करने वाला, तिल का तार बनाना। तिल का तार बनाना मतलब ई कोना से ऊ कोना तक बात पहुंचा देना। बात छोटा है लेकिन इसको ई कोना से तीर करके ऊ कोना तक पहुंचा देता। वकील का मतलब यही होता है। और भारतीय का हो, रात में कहां गए थे? सो रहा था, बताइए। हे भगवान, काहे सो रहे हैं? थक गए थे, भर दिन इतना मेहनत किए कि थक गए। बाराती गया था, आजकल बाराती का मौसम है। आए तोरी, चलिए सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो भारत को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन भारत भी कोई ना कोई कैटेगरी में तो आएगा, स्पष्ट होगा हर चीज। तो यहां पर भाई जी लोग, हम संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक, सबसे पहले आप संघात्मक और एकात्मक को समझिए, तब आप परिसंघात्मक को समझिएगा। ठीक है? संघात्मक, फेडरल, और इसको समझना थोड़ा टफ है, लेकिन हम ऐसे आपको समझाएंगे, हम भरोसा दिलाते हैं कि एक एक बच्चा को समझ में आएगा ये चीज, अगर आप ध्यान से सुनिएगा तब समझे। संघात्मक, इंग्लिश होता है फेडरल,
फेडरल, एकात्मक। अंग्रेजी होता है यूनिटरी, यूनिटरी, समझ गए। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका, अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण है। और यूनिटरी शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण आपको ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन, ब्रिटेन है सबसे बेहतर उदाहरण, ब्रिटेन है। अब देखिएगा, जैसे अपना देश भारत, अपना देश जो भारत है वह 28 राज्य से मिलकर बना है, 28 राज्य से मिलकर बना है। आप देखेंगे राज्य के भीतर राज्य सरकार अपना काम करता है और देश के भीतर केंद्र सरकार अपना काम करता है, केंद्र सरकार अपना काम करता है। तो संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है? ये सब क्या क्या हो रहा है? वो अरे पढ़िए ना वो बकलोल सभी सब, माँ बकलोल है ऑनलाइन वाला सब। वो नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिखा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पता नहीं लोग काहे ही नेता के पीछे भागता है, मोदी के पीछे भागता है, तेजस्वी के पीछे भागता है, नीतीश कुमार के पीछे भागता है। अरे उस सब के पीछे भागने से कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मत भागिए, समझ, किसी का झंडा मत उठाइए। कोई आपके रसोई में राशन जोड़ करके नहीं पहुंचा देगा, यही सच है। आपके घर में राशन जोड़कर आप कमाइएगा तभी आ सकता है आपके घर में राशन, नहीं तो नहीं आ सकता है, समझे। तो ये सब यानी चक्कर में मत पड़िए आप लोग, नहीं तो हम मुंह तोड़ देंगे सबका, समझे। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है, संघात्मक शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों का सह अस्तित्व हो, अपने अपने स्थान पर दोनों का महत्व हो, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दोनों का महत्व हो। संघात्मक, वही एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व तो होता है, लेकिन यहां पर सभी प्रकार के निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं। केंद्र ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को राज्य को मानना आवश्यक होता है, राज्य को मानना आवश्यक होता है। मतलब एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वे सर्वा होता है, केंद्र माए बाप दादा दादी नाना नानी सब होता है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था की हम बात करें तो यहां पर केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों दोनों का अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, दोनों का अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। केंद्र अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे सर्वा है और राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे सर्वा है, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब मान लीजिए कि भारत का संविधान, भारत का संविधान पिता है, भारत का संविधान पिता है, संविधान रूपी पिता। पिता कौन है? भारत का संविधान। संविधान रूपी पिता के दो संतान है, संविधान रूपी पिता के दो संतान है, एक संघ और दूसरा राज्य। संविधान रूपी पिता के दो संतान है, एक संघ और दूसरा राज्य, दूसरा राज्य। संविधान रूपी पिता ने, संविधान रूपी पिता के दो संतान है, एक संघ और दूसरा राज्य। संविधान रूपी पिता के पास मान लीजिए 100 एकड़ भूमि है, मान लीजिए कितना? 100 एकड़ भूमि है।
टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गलत है ना जी? कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होगा? 40 के आसपास। 42 भी बहुत होता है हो, तब तो हमको लगता है इतना गर्मी लगता है। कितना? 33। बकलोल, 33 डिग्री में इतना गर्मी लगेगा? जैसे ई गलत बताया ना 60 डिग्री, वैसे ही वो भी गलत। चलिए सुनिएगा, एसी पैसा देने में तो आते हैं, 21,000 रख ना लीजिए, एसी चाहिए। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, संविधान रूपी पिता के पास 100 एकड़ भूमि है और संविधान रूपी पिता ने 100 एकड़ भूमि अपने 2 संतान केंद्र और राज्य के बीच बांटा। संघ और राज्य के बीच या केंद्र और राज्य के बीच, संघ कहिए केंद्र कहिए, दोनों एक ही बात है। अब मान लीजिए संविधान रूपी पिता ने एक कंडीशन में 50 एकड़ भूमि संघ को दिया, 50 एकड़ भूमि राज्य को दिया। अब संघ को जो 50 एकड़ भूमि दिया, संविधान रूपी पिता ने यह कहा कि तुमको जो करना है 50 एकड़ भूमि में, तुमको पड़ती छोड़ना है तुम पड़ती छोड़ो, तुमको टमाटर उगाना है तुम टमाटर उगाओ, तुमको बैगन उगाना है तुम बैगन उगाओ, तुमको मूली उगाना है मूली उगाओ, कद्दू उगाना है कद्दू उगाओ। वहीं राज्य को कहा कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में भी 50 एकड़ भूमि है, तुमको गेहूं उपजाना है गेहूं उपजाओ, चावल उपजाना है यानी धान उपजाना है धान उपजाओ, जो करना है तुम करो। और यह भी स्पष्ट कर दिया कि संघ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, संघ राज्य के अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 50 एकड़ भूमि संघ के अधीन है, उसको जो करना है वो करे, 50 एकड़ भूमि राज्य के अधीन है, उसको जो करना है वो करे, जो करना है वो करे। ना संघ राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, ना राज्य संघ के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा। दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वे सर्वा है, दोनों अपने अपने स्थान पर सर्वे सर्वा है। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास 2 घर और आप 2 भाई, आप 2 भाई, बंटवारा हुआ, एक घर आपको एक आपके भाई को मिला। अब आप अपने घर में जो करना है आप कीजिए, आपका भाई अपने घर में जो करता है वो कीजिए। दोनों अपने आप में सर्वोच्च होता है, दोनों अपने आप में सर्वोच्च होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में संघ भी अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है, और राज्य भी अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च होता है, राज्य भी अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। मतलब वैसी शासन प्रणाली जिसमें संघ और राज्य दोनों का अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्चता को स्थापित करना ही संघात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। और अमेरिका जैसे भारत का संविधान, अनुसूची पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए, पढ़ाए हैं अनुसूची। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की अनुसूची है? कितने? 12। अच्छा, 7वीं अनुसूची पढ़ाए हैं? 7वीं अनुसूची में कितने सूची की चर्चा? कितने? 3 सूची की चर्चा है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और आप जानिए अमेरिका के संविधान में सिर्फ 2 सूची है, एगो संघ और दूसरा राज्य। अमेरिका के संविधान में समवर्ती सूची का कोई भी प्रावधान नहीं, अमेरिका के संविधान में समवर्ती सूची का कोई भी प्रावधान नहीं, याद रखिएगा आप इस चीज को। तो ये तो संघात्मक के विषय में हो गया। अब मान लीजिए कि एकात्मक को समझते हैं। एकात्मक, तो आप इस बात को याद रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र अपने आप में सर्वोच्च है अपने अधिकार क्षेत्र में, और राज्य अपने आप में सर्वोच्च है अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में, और दोनों
एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। अब एकात्मक, इसी एग्जाम्पल पर समझते हैं। अब मान लीजिए संविधान रूपी पिता के पास, संविधान रूपी पिता के पास 100 एकड़ भूमि है और संविधान रूपी पिता के 2 संतान है, संघ और राज्य या केंद्र और राज्य। संविधान रूपी पिता ने पूरा 100 एकड़ भूमि संघ को दे दिया, पूरा 100 एकड़ भूमि संघ को दे दिया या केंद्र को दे दिया, वही केंद्र के है या संघ के है, समझ गए। जैसे आप ही लोग हैं, आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन घर में सबसे छोटे हैं तो छोटू, नहीं तो गोलू, नहीं तो मोटू, समझ, कुछों से पुकार दिया जाता है प्यार से। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना हो। वैसे ही संघ के है या केंद्र के, दोनों एक के बात समझना है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं ना हो रहे हैं, और नहीं तो फिर हम केंद्र शब्द का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, नहीं ना कंफ्यूजन में हो रहे हैं। हाँ चलिए, तो अब देखिएगा, अगर संविधान रूपी पिता के पास 100 एकड़ भूमि है और संविधान रूपी पिता ने अपना 100 का 100 एकड़ भूमि संघ को दे दिया, संघ को दे दिया, और संघ को यह कहा कि जो तुम्हारा छोटा भाई राज्य है ना, उसको तुम अपने अनुसार चलो। अगर तुमको लगता है कि राज्य को 10 एकड़ भूमि दे देना चाहिए तो तुम दे दो, अगर तुमको लगता है कि नहीं देना चाहिए तो तुम मत दो, समझिए, तुम मत दो। मतलब संघ को संविधान रूपी पिता के पास 100 एकड़ भूमि, 100 एकड़ भूमि संविधान रूपी पिता ने संघ को दे दिया और संघ को यह अधिकार दिया कि तुमको राज्य को जैसे चलाना है तुम वैसे चलाओ, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। तुमको 100 एकड़ भूमि में जितना जरूरत होता है, लगता है कि देना चाहिए तो तुम दो, और नहीं देना चाहिए तो तुम मत दो। मतलब संघ और राज्य का सह अस्तित्व तो है, लेकिन संघ सर्वे सर्वा है, संघ सर्वे सर्वा है। राज्य के पास कोई अधिकार नहीं, राज्य का कोई महत्व नहीं, राज्य महत्वहीन है, राज्य महत्वहीन है, राज्य महत्वहीन है। तो वैसी शासन प्रणाली जिसमें संघ सर्वे सर्वा हो या केंद्र सर्वे सर्वा हो, राज्य का कोई महत्व नहीं हो, उसी शासन प्रणाली को हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इसे हम लोग अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली को हम लोग अविनाशी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। और जब परीक्षा में आएगा तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप ही लोग सही बना करके आइएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन अब के डेट में परीक्षा में आने प्रारंभ हो गए हैं, पहले नहीं आते थे। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। और जो एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन कहा जाता है, अविनाशी संगठन कहा जाता है। विनाश, विनाश का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, अस्तित्व को खत्म कर देना। विनाश का मतलब ये होता है, विनाश का मतलब ये होता है। अविनाश का मतलब होता है नष्ट नहीं होना, नष्ट नहीं होना, समाप्त नहीं होना। विनाश का मतलब समाप्त हो जाना, अविनाश का मतलब समाप्त नहीं होना, समाप्त नहीं होना। तो अविनाश का मतलब समाप्त नहीं होना, विनाश का मतलब समाप्त हो जाना। तो यहां पे गौर कीजिएगा, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, इसमें संघ और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या होता है? सर्वोच्च। क्या होता है? सर्वोच्च। इसमें
ना तो संघ का विनाश होता है और ना ही राज्य का विनाश होता है। ना संघ का विनाश होता है ना राज्य का विनाश होता है। इसी वजह से संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्य, मतलब राज्य का विनाश नहीं होने जा रहा है, और जो संघ है उसका भी विनाश नहीं होने। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन संघात्मक शासन प्रणाली को कहा जाता है। लेकिन एकात्मक में सर्वे सर्वा कौन होता है? कौन? केंद्र होता है, हाँ या ना? और राज्य को कोई अधिकार होता है? नहीं ना होता। तो राज्य का विनाश पॉसिबल है या नहीं है? जब राज्य को कोई अधिकार ही नहीं है तो राज्य का विनाश नहीं पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। तो यही कारण है कि एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का, मतलब राज्य का विनाश हो सकता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, मतलब केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है। इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा, एगो होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, आपके नजर में इस संस्थान का बच्चा छोड़कर हमारे संस्थान का बच्चा तो बता देगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, समझ गए। कोई भी किसी भी तुर्रम खां के पास पॉलिटी पढ़ा हुआ हो, पूछ लीजिएगा उसको, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसको कहते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसको कहते हैं? नहीं जवाब देगा, हम लिख करके दे देते हैं, समझिएगा, नहीं जवाब देगा। और आज के डेट में ये क्वेश्चन पूछता है, और यही सब क्वेश्चन जब आता है ना, तो विद्यार्थी क्या कहता है जानते हैं? आउट ऑफ सिलेबस, समझे। लेकिन ये भी आपके सिलेबस का अंग है। देखिए, अब संघात्मक और एकात्मक हुआ। संघात्मक और एकात्मक के बाद एगो है आपको परिसंघात्मक। परिसंघात्मक, परिसंघात्मक, परिसंघात्मक शासन प्रणाली। देखिए, इसमें भी, यानी परिसंघात्मक शासन प्रणाली में भी केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है। केंद्र का भी सह अस्तित्व होता है और राज्य का भी सह अस्तित्व होता है। लेकिन यहां पर परिसंघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? राज्य सर्वे सर्वा होता है। जो राज्य होता है वह सर्वे सर्वा होता है, सब अधिकार राज्य के पास होता है, टोटल सब अधिकार राज्य के पास होता है। केंद्र के पास नगण्य अधिकार होता है, बहुत कम अधिकार होता है, बहुत कम अधिकार होता है। जैसे आप देखते होंगे, आप अपने समाज में, आप अपने समाज के आधार पर, आप अपने सामाजिक स्तर पर इस बात को याद रखिएगा, आपके समाज के भीतर आप देखते होंगे कोई परिवार ऐसा होगा जहां पर बाप और बेटा दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च है और दोनों आपस में सामंजस्य बैठा करके निर्णय लेता है। फिर वहीं आपके समाज में ऐसा भी मिलेगा कि बाप बेटा में बाप सर्वोच्च है, फिर ऐसा भी मिलेगा बेटा सर्वोच्च है। नहीं मिलता, मिलता है समाज में ऐसा तो भरा पड़ा उदाहरण है। हो आप अपने समाज के इर्द गिर्द देख लीजिए ना, आपके परिवार के आसपास ही कुछ परिवार ऐसा होगा जो पिताजी और बेटाजी दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होंगे, दोनों सामंजस्य बैठा करके घर का डिसीजन लेते होंगे। अगर सामंजस्य बैठा के घर का डिसीजन ले रहे हैं मतलब संघात्मक। अगर बाप बेटा में बाप बड़ा है और बाप ही निर्णय ले रहा है, एकात्मक। और बाप बेटा में बाप बड़ा है लेकिन बेटा छोटा है, लेकिन फिर भी सब निर्णय बेटा ही ले रहा है, मतलब परिसंघात्मक। परिसंघात्मक बात समझ में आया? बाप बेटा आपस में सामंजस्य बैठा कर निर्णय ले रहा है। हाँ, अब बाप सब डिसीजन ले रहा है, बापे सर्वे सर्वा है क्या? अब बेटा सर्वे सर्वा, पड़ी बोले न, समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया? आ गया न समझ में? अब देखिएगा इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें परिसंघात्मक शासन प्रणाली में इसका बहुत कम उदाहरण है। स्विट्जरलैंड सब में ये सब देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में बहुत एक्का दुक्का देश में देखने को मिलता है। दोस्ती फरियाने आए, हाथ काट देंगे हम, समझिए।
चलिए थोड़ा पीछे, पैर बाहर कीजिए, पैर बाहर कीजिए। एकदम दोस्ती फरियाता है, एकदम लंबा चौड़ा शरीर है। कैसे शरीर ऐसा बना लिए हो? पढ़ते उड़ते नहीं है वो है, बट पढ़ने वाला विद्यार्थी का शरीर बनता है, खा करके भर दिन सोता होगा ही। चलिए सुनिएगा, तो यहां पर जो है केंद्र के पास नगण्य अधिकार, राज्य के पास समस्त अधिकार। तो इसको जो है ना क्या कहा जाता है, सुनिएगा, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है अविनाशी, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विनाशी संगठन मतलब राज्य का विनाश नहीं होगा, केंद्र का विनाश हो सकता है। याद रखिएगा, बात समझ में आया? भारत में, भारत में कहिएगा क्या है, तो जानते हैं भारत की अगर आप बात कीजिएगा तो कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें भारत आपको संघात्मक शासन प्रणाली के तरह नजर आएगा, और कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें भारत एकात्मक के तरह नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, आप समझिएगा। देखिए देखिए, संघात्मक, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होने के लिए कुछ शर्त को फुलफिल करना आवश्यक होता है, जिसमें पहला है संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश उसी देश को माना जाएगा जहां का संविधान लिखित है, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। उन देशों को संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। भारत, भारत का संविधान लिखित है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, सर्वोच्च है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। तथा भारत के भीतर जो केंद्र सरकार है उसका अपना अलग अधिकार क्षेत्र है, जो राज्य सरकार है उसका अपना अलग अधिकार क्षेत्र है। अब मान लीजिए केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम शराबबंदी कानून पूरे देश में लागू नहीं करेंगे, तो केंद्र सरकार का निर्णय पूरे देश में लागू है, कहीं भी कहीं शराबबंदी कानून है, कहीं नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार शराब बंद नहीं किया है। लेकिन कोई राज्य सरकार, मान लीजिए नीतीश कुमार, अपने आप को गांधीवादी दिखाने के लिए, हम गांधीवादी हैं, क्योंकि गांधी जी का सिद्धांत पढ़िएगा ना, तो गांधी जी के सिद्धांतों में गांधी जी ने अपना मत, अपना विचार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में रखा था। गांधी जी का मत था कि पूर्ण शराबबंदी पूरे देश के भीतर लागू होनी चाहिए, पूरे देश के भीतर लागू होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जब आपको संविधान बन ही रहा था तो गांधी जी का देहांत हो गया, गांधी जी को मार दिया गया, मर नहीं गए, गांधी जी को मार दिया गया। और आज ऐसा कलयुग है, गांधी को जिसने मारा उसकी पूजा होती है, पूजा। ये एकदम गलत है, चाहे कोई भी करे, चाहे आरएसएस के लोग करे, विश्व हिंदू परिषद के लोग करे, या बजरंग दल के लोग करे, कोई भी करे, यही सब लोग, इसी संगठन से जुड़े हुए लोग उनकी पूजा करते हैं। किसी की भी हत्या हो, चाहे हम करे या आप करे, कोई भी करे। और गांधी जी को जानते हैं, इस संगठन के लोगों के द्वारा गाली दिया जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, ये एकदम गलत है, समझ गए? उन्हें देश का राष्ट्रपिता यूं ही नहीं कह दिया गया है, गांधी बनने में बरसों लग जाएगा, फिर भी अब दूसरा गांधी पैदा नहीं हो सकता है। गांधी गांधी था, गांधी एक वो ताकत था जो अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया। और भी तो नेता हुआ, कहां अंग्रेज को भारत से बाहर कर पाया, लेकिन फिर भी गांधी को पता नहीं लोग क्यों गाली देते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं दिया जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है गाली देना सही भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से, जहां तक हम गांधी को जानते हैं, वहां तक ये सही नहीं, मेरे ख्याल से। अब देखिएगा क्या समझा रहे थे, परिसंघात्मक तो समझा दिए।
क्या समझा रहे थे? शराबबंदी। हाँ हाँ, हम ये समझा रहे थे कि कैसे भारत में संघात्मक है, कैसे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है। तो अब देखिए कि नीतीश जी, यानी हमारे महामहिम मुख्यमंत्री नीतीश जी का मन किया शराबबंदी कानून लागू कर दिए, शराबबंदी कानून लागू कर दिए। तो क्या केंद्र सरकार कहा कि आप काहे शराबबंदी कानून लागू किए? मतलब राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे सर्वा है, तब तो नीतीश जी शराबबंदी कानून लागू कर दिए। अगर राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वे सर्वा नहीं होता तो मोदी जी रोकते ना, कहते ना कि शराबबंदी कानून तुम लागू नहीं करो। रोकते या नहीं रोकते? लेकिन क्या रोके? नहीं ना रोके। बात क्लियर हुआ? तो मतलब भारत संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, हाँ या ना? है ना? हो है, समझ गए। अब देखिएगा भाई जी लोग, आपको यह बात समझना है कि भारत एकात्मक शासन प्रणाली वाला भी देश है। कैसे एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, जब कोविड आया था, कोविड आया था, तो समस्त निर्णय, कोविड यानी कोरोना, समझिएगा, कोरोना, जब कोविड आया था तो सब निर्णय हमारे मोदी जी ले रहे थे। क्या कोई केंद्र सरकार, क्या कोई राज्य सरकार निर्णय लिया था? क्या नीतीश जी निर्णय लिए थे कि पूरा देश में लॉकडाउन होगा? क्या ममता बनर्जी या योगी जी निर्णय लिए थे कि उत्तर प्रदेश बिहार में लॉकडाउन होगा? नहीं, समस्त भारत में लॉकडाउन होगा। ये निर्णय कौन लिए थे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। ये तो विशेष परिस्थिति हो गया। दूसरा, तो इस स्थिति में आपको केंद्र सर्वे सर्वा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आप हमको ये बात, हाँ या ना? मोदी जी जो कहते थे, नीतीश चाचा थोड़े कहते कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, लाइट बंद कीजिए। कहे थे? नहीं कहे थे। नीतीश चाचा नहीं कहे थे, मोदी चाचा कहे थे, समझे? और सब लोग किए या नहीं किए? जानते हैं, जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को क्या लग रहा था जानते हैं? 7 दिन एकदम छुट्टी हो गया, पिकनिक मनाएंगे, ठीक है। और शुरुआती दौर में तो यानी लगभग 14-15 दिन तक घर में भी एकदम तरह तरह का आइटम बन रहा था। सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता था, समझ गए? आज फलना पूरी बनाए तो कल चिलना पूरी बनाए और परसों ढेकना पूरी बनाए, समझे? तो शुरुआती लॉकडाउन में तो बड़ी मजा लिया 1 सप्ताह तक। जैसे जैसे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे टेंशनों बढ़ता गया। शुरुआती दौर में तो सबको लगा कि अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। बाद में ऐसा हुआ कि महीना जाते जाते सब सोचने लगा कब ऑफिस खुल जाए कि इससे मुक्ति मिले। समझे? तो ये चीज है। तो मतलब आपको कभी, और इसके बाद और देखिएगा, जब देश के भीतर आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होता है ना, तो पूरे देश का शासन केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। सब निर्णय केंद्र सरकार लेता है, राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं। मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में क्या भारत को एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश कह सकते हैं? हाँ या ना? भारतीय संविधान यूं तो संघात्मक है, लेकिन भावना में एकात्मक है। भावना में एकात्मक। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है और जब पूछा जाता है तो लोग गलती करके आते हैं। आप लोग ने ना गलती कीजिए। समझ में आ गया ना? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। तो एक बात ये हो गया। इसके बाद भारतीय संविधान की अगली विशेषता को जब आप देखेंगे तो अगली विशेषता में आपको यह नजर आएगा कि जो भारत का संविधान है वह ना तो कठोर है ना लचीला है, बल्कि कुछ मामले में कठोर है और कुछ मामले में लचीला है।
अर्थात भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वित रूप है, दोनों का समन्वित रूप है। या दूसरे शब्दों में कहे तो हम यह कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। और इस प्रकार के प्रश्न देखिए, आज का जो सेशन है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, और ये सब क्वेश्चन जब आता है ना तो विद्यार्थी बहुत गलती करता है। आज के सेशन में मूल तौर पर हम 10 से 12 15 बात ही लिखाएंगे, लेकिन हम आपको भरोसा देते हैं कि जो लोग ध्यान से इस बात को याद रखेंगे, परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन अगर यहां से आ गया तो आप बहुत पॉजिटिव करके आएंगे। अगर आप नहीं ध्यान से याद रखेंगे तो फिर जो कॉमन स्टूडेंट होता है उसी तरीका से आप भी बना करके आइएगा। कॉमन स्टूडेंट से ऊपर उठना है तो कुछ चीज एक्स्ट्रा चीजों को आपको अपने भीतर समेकित करना होगा, तभी आप कॉमन स्टूडेंट से ऊपर उठ सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमन स्टूडेंट से ऊपर नहीं उठ सकते। बात क्लियर? लिखिए अब। कठोर है जी। चलिए लिखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता। इसमें 10 से 15 पॉइंट लिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। लिखिएगा। पहला, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें मूलतः जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। वहीं अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कॉमा, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कॉमा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कॉमा, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद। धीरे धीरे, ए भगवान। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, यहां तक लिख ली, कॉमा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, कॉमा, चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद, 138 अनुच्छेद, तथा कनाडा के संविधान में कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। आगे दूसरा पॉइंट, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर वाली त्रिस्तरीय शासन प्रणाली
का प्रचलन देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। केंद्र, राज्य और पंचायती राज। केंद्र, राज्य और पंचायती राज। केंद्र, राज्य और पंचायती राज। जानते हैं एक प्रश्न क्या पूछता है? देखिए, एक प्रश्न ये पूछता, काफी शानदार क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन मेरे पास भी पहली बार आया था ना, तो हम भी थोड़ा टाइम के लिए चकराए थे, फिर सोचे, तब हमको आंसर प्राप्त हुआ कि हाँ ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ये पूछा था, भारत में त्रिविधीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ है मूल संविधान के तहत, के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सी होगा। आप लोग तो हमसे भी तेज निकले हो, वाह। चलिए, अच्छी बात है। कुछ लोग जवाब दिए हैं, खुशी हुई हमें जानकर कि इसका उत्तर सी होगा, और इसका सही उत्तर भी सी ही होगा। देखिए, मूल संविधान में अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेना है, लिखेंगे, लेकिन 1 मिनट समझिए ना। एकदम पीछे वाले लोग तो एकदम लिखने में बिजी हैं, पता नहीं कब लिख करके भागे जल्दी से, एकदम जेल में बंद है यहां पर। हाँ, मूल संविधान में जब आप देखेंगे तो मूल संविधान में सिर्फ केंद्र और राज्य की चर्चा थी, केंद्र और राज्य की चर्चा थी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तब लोकल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा शासन चलाया जाने लगा। तब जो है, इसके बाद से ही 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद से ही केंद्र और राज्य में, यानी द्विस्तरीय शासन प्रणाली में तीसरा स्तर पंचायती राज जुड़ा, तीसरा स्तर पंचायती राज जुड़ा। तो भारत में जो त्रिविधीय, मतलब त्रिस्तरीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ है, वह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया था। बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिए, याद रखिएगा। बोल दे। अच्छा ठीक है, जब आप लोग बोल रहे हैं तो बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? अरे बकलोल, 74 भी रहता तो 73 ही होता। लिखिए हो, लिखे। अच्छा बोलना पड़ेगा, और बहुत लोग बाहर भी है, लिखिएगा भाई जी लोग। भारत में त्रिविधीय शासन प्रणाली, भारत में त्रिविधीय शासन प्रणाली, त्रिविधीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए
मूल संविधान के तहत। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन 1992। लिख लीजिए, टिक मार लीजिए। लिख लिए ना? अच्छा, विशेषता में क्या गो लिखा है? 2 गो। हाँ, आगे लिखिएगा। तीसरा पॉइंट विशेषता में भाई जी लोग लिखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। वयस्क, वयस्क, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 1989 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, मतदान की आयु मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 18 वर्ष किया गया। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट। भारतीय संविधान स्वतंत्र निष्पक्ष, भारतीय संविधान स्वतंत्र निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका, स्वतंत्र निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका भारतीय संविधान स्वतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। भारतीय संविधान, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। भारतीय संविधान भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अब संविधान की आलोचना, हेडिंग मारिएगा, संविधान की आलोचना किन किन अर्थों में कर सकते हैं? हेडिंग मारिएगा, संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना।
देखिए, संविधान की आलोचना इन अर्थों में कर सकते हैं कि भारत गांधी का देश है, लेकिन जो भारत का संविधान है वह गांधीवाद से दूर है। मतलब जो गांधी की नीतियां हैं, उन नीतियों को भारत के संविधान में बहुत कम जगह दी गई है। तो पहला, भारत का संविधान गांधीवाद से दूर है। दूसरा, भारत का संविधान विशालकाय है, बहुत बड़ा संविधान है। इसमें केंद्र में कैसे शासन चलेगा, राष्ट्रपति का क्या अधिकार होगा, राज्य में कैसे शासन चलेगा, राज्यपाल का क्या अधिकार होगा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कैसे शासन चलेंगे, हर चीज को अलग अलग जगह दिया गया है। समझ गए? हर बातों को अलग अलग अनुच्छेद में जगह दिया गया है। जबकि जो अधिकार लगभग राष्ट्रपति को केंद्र में है, लगभग वैसा ही अधिकार राज्यपाल को राज्य में है। तो भारत का संविधान एक विशालकाय संविधान है, बड़ा संविधान है, इस अर्थ में आलोचना कर सकते हैं। फिर भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य रसिया से। तो अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं, इस वजह से इसको जो है उधार का संविधान। फिर भारतीय संविधान निर्मात्री सदस्य में अधिकतर वकील थे, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जा सकता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जा सकता है। फिर भारत के संविधान में वही बात उठा के रख दिया गया है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है। तो भारत के संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी भी हम कह सकते हैं, मतलब उसी बात को रख दिया गया है। तो इस अर्थों में, इन लिहाज से, इन शब्दों में भारतीय संविधान की आलोचना हो सकती है। पहला पहला लिखिएगा, विशालकाय संविधान का होना, मतलब बहुत बड़ा संविधान का होना। विशालकाय, विशालकाय संविधान का होना लिखना पड़ेगा एक नंबर में। विशालकाय संविधान का होना, विशालकाय संविधान का होना। दूसरा, गांधीवाद से दूर, गांधीवाद से दूर, गांधीवाद से दूर। तीसरा, तीसरा, उधार का संविधान, उधारों का संविधान, उधारों का संविधान। वकीलों का स्वर्ग, भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी, भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी। बस हो गया, ये आलोचना हो गया। अब लिखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 3 गो कॉलम बनाइएगा भाई जी लोग। एगो में संघात्मक, एगो में एकात्मक, एगो में परिसंघात्मक। ठीक है? आय आय, हे भगवान, भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 का कार्बन कॉपी कहा जाता है। है, चल रहा है वीडियो, आप लोग गलत बोल रहे हैं। अरे वरुण जी, प्ले हो रहा है, आप देख लीजिए, प्ले होगा, निश्चित तौर पे होगा। मोबाइल को ये कीजिए, चलिए लिखिएगा, संघात्मक। आए,
क्या? अरे उसमें लगभग 7 से ज्यादा अनुच्छेद है, लेकिन फिर भी उसका संविधान छोटा संविधान है, छोटा संविधान। तो इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं विद्यार्थी कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन देश का, एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहा, मोनाको होगा, मोनाको। ठीक है, मोनाको और अमेरिका को लेकर के आए, क्या बोल रहे थे? हाँ मोनाको, ठीक है। लिखिए संघात्मक, लिखिएगा। कॉलम बनाए हैं, 3 को कॉलम बना लीजिए ना। आए नहीं बना है, 3 को कॉलम बनाइए, लाइन खींच दीजिए ना, 1 2 3 खींचिए ना, खींचिए। लाइनों खींचने में इतना सोचती है, हे भगवान। लिखिए संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक। अरे उसका होता है को फेडरल होता है, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा, अभी मत लिखिए, ठीक है। को फेडरल ही होता है लगभग, थोड़ा देखना होगा। लिखिएगा संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक। लिखिएगा, लिख लिए। संघात्मक लिखिएगा, वैसी शासन प्रणाली जिसमें जिसमें संघ और राज्य दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। संघात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण अमेरिका है। उसी के नीचे में नोट देकर के लिखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली को उसी में नोट देकर के लिखिएगा। लिखिएगा संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। आगे एकात्मक, वैसी शासन प्रणाली नोट दे करके संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। इसमें गलती नहीं कीजिएगा। क्या लिखे हैं दोनों में, विनाश या अविनाश? दोनों जगह ना, क्लियर। आगे एकात्मक, जल्दी लिखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व तो हो, दोनों का सह अस्तित्व तो हो, लेकिन
लेकिन समस्त अधिकार केंद्र में समाहित हो, लेकिन समस्त अधिकार केंद्र में समाहित हो। एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन है। नोट दे करके एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। लिखे, लिख लिए। आगे परिसंघात्मक लिखिएगा। वैसी शासन प्रणाली अरे हे भगवान, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोग बढ़िया से देखते तक नहीं हैं। वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व तो हो, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व तो हो, सह अस्तित्व तो हो, लेकिन समस्त अधिकार राज्य में समाहित हो। परिसंघात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। परिसंघात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। जैसे स्विट्जरलैंड नीचे नोट देकर परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। विनाशी संगठन कहते हैं। विनाशी संगठन कहते हैं। विनाशी संगठन कहते हैं। देखिए, जानते हैं, ये तीनों लाइन घोड़ के पी जाना, समझे कि नहीं समझ? हम आज के सेशन में यही 3 लाइन याद करवाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
बाद बाकी आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। 1 मिनट में फटाक से याद कर लीजिए। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, हाँ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, हाँ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। क्या बात क्लियर? चलिए पढ़ाएंगे इतना ही। इससे आगे अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 के क्वेश्चन, ठीक है? टाइम कहां से हो गया? टाइम है अभी 5 मिनट मेरे पास, 5 मिनट टाइम है, ठीक है? बैठे रहिए आराम से। क्या दिक्कत है जी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है जी? है रुकिए ना, 5 मिनट रुक जाइए ना। हो क्या दिक्कत है? अरे बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना, हो थोड़ी, आप लोग बैठिए ना। अरे हम हैं ना, आप काहे टेंशन लेते हैं? क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो मुंगेर घर है तो क्या हुआ? बड़का 30 मार्क। हाँ है बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए ना, हो थोड़ी, आप लोग बैठिए ना। खड़ा हो जाइए तो, खड़ा हो जाइए तो क्या दिक्कत है? जाइए जाइए, आप जाइए क्लासरूम से जाइए। खड़ा होइए, खड़ा होइए, आप खड़ा होइए। क्या दिक्कत है आपको? एडमिशन हो गया है? कहाँ है आईडी कार्ड? कहाँ है? दीजिए आईडी कार्ड। कहाँ है आईडी कार्ड? कहाँ है? क्या बोल रहे हो? ऑफिस में है तो उसका रसीद और होगा ना? कहाँ है रसीद? दिखाइए ना, कहाँ है? अरे आप लोग यहाँ पर देखने के लिए थोड़े आए हैं, भेज दीजिए। तो पढ़ने के लिए ना आए हैं? किसको? कौन लड़का का? वो लड़का इतना बदमाश है वो? बाप रे। अरे मुंगेर घर है तो क्या कीजिएगा? हे भगवान, ये तो मिर्जापुर वाला हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाइए आप जाइए, हम इससे बात करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए। आप लोग, हे भगवान, हम आपका पैर पड़ते हैं, आप आइए ना, हम आपका चरण धो के पीने के लिए तैयार। लेकिन आप लोग एक दूसरे को देखिए नहीं, पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़िए, ठीक है? आइए क्वेश्चन पे। देखिए 5 मिनट में कम से कम 25 क्वेश्चन हो जाएगा, आप ध्यान से रहिए। और देखिए पढ़ाए हुए हैं, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन आप लोग पलटे, क्वेश्चन पलट लीजिएगा। चलिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम 24 जनवरी 1900, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तब बताइए, फटाफट क्वेश्चन होगा। संविधान सभा ने संविधान के प्रति किसको? हाथी को? कौन संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार? एल कर लीजिएगा, एल एन मुखर्जी, एल एन मुखर्जी। निम्न कथनों पर विचार। संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, सही या गलत? सही है ना? हो, संविधान के 3 वाचन हुए थे, हाँ या ना? अच्छा, सबसे बड़ा वाचन दूसरा, सबसे बड़ा वाचन लगभग 1 साल चला था ना। टीबी क्या है? संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का, सही या गलत? आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य।
संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. आयंगर। संविधान के प्रारूप पर बहस लगभग 114 दिन तक चला था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन सदन समिति के अध्यक्ष? पट्टाभिसीता रमैया। कार्य संचालन समिति, हाँ, कार्य संचालन, हाँ? प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव। संचालन समिति और नियम प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा? बाल गंगा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने यह उद्गार व्यक्त किया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार। महात्मा। 1938 में किस व्यक्ति ने? जवाहरलाल। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय। कांग्रेस ने किस वर्ष होगा? किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1900। कैबिनेट मिशन प्लान 1900। देखिए 9 बजते बजते 5 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गया, तो अब आप लोग अकबका जाते हैं। इससे आगे नहीं, अरे लड़की लोग हैं, इन लोगों का हॉस्टल बंद हो जाता है, ठीक है, 9:30 बजे बंद हो जाता है। चलिए ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की लोग को थोड़ा निकलने दे दीजिएगा, लड़की लोग को निकलने दे दीजिएगा, तो या फिर निकलिए आप लोग। क्या पूछिए ना, पूछिए ना। क्या? ये तो 2010 में, 2010, 2009-10